तो आइए आज हम लोग 2020 में पूछे गए सामान्य विज्ञान के प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रश्न है, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति काम करता है या किस लेंस की तरह काम करता है। अब जरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए। जल में वायु का बुलबुला, आप कभी वर्षा होते समय, जब वर्षा होती रहती है, आपके छत से पानी नीचे टपकता रहता है, उस समय आप गौर करते रहिएगा, एक बुलबुला सा बन जाता है, बनता है ना। आप उस बुलबुला में गौर करके देखिएगा, आपको सबसे पहले तो 7 रंग नज़र आएगा, नीला नज़र आएगा, और 7 रंग ही नज़र, समझिए पूरा रंग नज़र आता है उसमें, और आपका मुंह भी नज़र आता रहता है। तो आपका जब मुंह नज़र आता है तो आपका मुंह कितना बड़ा नज़र आता है? तो बताइए, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो इसलिए अब आप कभी भूलवे नहीं कीजिएगा कि पानी में जो वायु का बुलबुला होता है वो किस लेंस की तरह काम करता है। अब बताइए, आप लोग बहुत बोल रहे थे ना, समझ में आया मेरा बात? रटना पड़ेगा इसको? रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो जल में पानी का बुलबुला, जल में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति काम करता है? उत्तल लेंस की भांति। अब आपका अगला प्रश्न है, पीछे क्लास में भी हुआ था, प्रोड्यूसर गैस कौन सा गैस है? प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव कौन से हैं? तो प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव जो है वो आपको CO मतलब बताएंगे आप? नहीं, CO मतलब ऑक्सीजन। CO का मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस N2। CO का मतलब क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, और N2 का मतलब नाइट्रोजन। यानी कि प्रोड्यूसर गैस का जो प्रमुख अवयव है वो आपको CO और N2 है। CO और N2। बताइए, प्रोड्यूसर गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? CO प्लस N2। प्रोड्यूसर गैस का प्रमुख अवयव कौन सा है? CO प्लस N2 है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा, और इसे बैक क्लास में खूब अच्छी तरीक़ा से ये बात बताए हैं, ठीक है। तो CO और N2 जो है ये आपको प्रोड्यूसर गैस का क्या है? मुख्य अवयव है, मुख्य तत्व है, ठीक है। अगला है आपका इमली, और इमली के बारे में तो आपको प्रश्न पहले से आता होगा कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए, तो आप बताएंगे कि एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका में। कहाँ पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। तो आप बताएंगे कि साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? नींबू में। नींबू और संतरा में। नहीं बताए थे? जिसको निचोड़ने का सिट्ठी बन जाएगा, कल भी बताए थे। और आप बताएंगे, अभी जस्ट पढ़ाया हुआ है कि ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? टमाटर में। सही बात है। तो याद रखिएगा, चारों ऑप्शन समझ गए होंगे आप लोग कि एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? सिरका में। और ये बताइए कि सिरका को शरबत कहा जाता है, याद रखिएगा। साइट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? संतरे के जैसा नींबू होता है। अच्छा बताइए, टार्ट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? इमली में। टार्ट्रिक अम्ल इमली में। अच्छा, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? चलिए, प्रोड्यूसर गैस में क्या सब होता है? CO का मतलब, और N2 का मतलब। तो बताएंगे आप कि गोबर गैस के बारे में आप पहले से पढ़े होंगे। तो गोबर गैस से आप खाना भी बना सकते हैं। तो गोबर गैस में क्या पाया था बताइए? मीथेन। नहीं याद रहे तो ऐसे समझिए कि गोबर को हम लोग मथेंगे ना तो गैस निकलेगा। तो इसलिए गोबर गैस में आपको कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन। तो अब आप ये बताएंगे कि किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? मार्स गैस को ही हम लोग मीथेन कहते हैं, और मीथेन को ही हम लोग मार्स गैस कहते हैं। नहीं, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। और एक और प्रश्न पूछता है कि मीथेन गैस किस एरिया में पाया जाता है? तो याद रखिएगा, समुद्र के किनारे जो एरिया है, दलदली एरिया में आपको अधिक मिलता है मीथेन गैस, ठीक है। तो बताइए कि मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है? CH4। और मार्स गैस किसको कहा जाता है? मीथेन गैस को, ठीक है। अगर याद रखिएगा, अगर ज्योग्राफी के क्षेत्र में मार्स की चर्चा हो तो मार्स का मतलब होता है आपको मंगल ग्रह। क्या होता है? मंगल ग्रह। अब यहाँ पर प्रश्न है Zn, और Zn का मतलब क्या होता है? जिंक, जिसको हम जस्ता भी कहते हैं। Zn कॉपर सल्फेट, और जिसका सूत्र होता है CuSO4। Zn मतलब जिंक। कॉपर सल्फेट का सूत्र बताइए। CuSO4 होता है। तो CuSO4 के विलयन से अभिक्रिया कर किस रंग का अवक्षेप बनता है? तो ये आपको भूरा आपको अवक्षेप बनता है। कैसा अवक्षेप बनता है? भूरा। जिंक, इसको आप लाइन बाय लाइन याद कीजिए, पढ़िए तो इसको। जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया कर किस रंग का अवक्षेप, यानी कि जिंक जो है वह किससे अभिक्रिया कर रहा है? जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है,
और जब जिंक कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो अवक्षेप कैसा बनता है? भूरा, ब्राउन कलर का। कैसा बनता है? भूरा। तो बताइए कि कौन सा चीज किससे अभिक्रिया करता है? जिंक कॉपर सल्फेट जिंक जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो कैसा अवक्षेप बनता है? भूरा कलर का, यानी कि ब्राउन कलर का। तो अब बताएंगे प्राथमिक रंग के अंदर क्या सब आता है? लाल, पीला, नीला। चलिए ओजोन के बारे में समझते हैं। पहले बताइए आपकी ओजोन का सूत्र क्या होता है? सही बात है। अब ये बताइए कि ओजोन का जो क्षय होता है, क्षय का, इसको क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से डिटेल्स दिए थे कि क्षय मतलब वो जो घिसता है, किसके कारण से घिसता है? यानी कि ओजोन के क्षय होने का कारण क्या है? CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म? अगला प्रश्न है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो कि आपको पहले पढ़ा चुके हैं। चुंबकीय की दिशाएं को दर्शाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो था, यहाँ पर आपको है प्रथम उंगली, जबकि उसमें जो पढ़े थे उसमें था तर्जनी उंगली। तो तर्जनी उंगली जो था वो आपको जो है, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में क्या कहता है नियम, बताइए आप लोग। तो यहाँ बात हो रही है कि प्रथम उंगली जो होती है, प्रथम उंगली जो होती है वो आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। प्रथम उंगली क्या दिखाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बाएं हाथ की प्रथम उंगली जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंडिकेट करता है, यानी कि बताता है। बात कुछ समझ में आ रहा है? समझ कि नहीं आ रहा है? देखिए, अगर नहीं याद रहे तो ऐसे याद रखिए। बाएं हाथ की प्रथम उंगली है, आप प्रथम से याद कर लीजिए। प्रथम श्रेणी से अगर आप पास करना चाहते हैं तो पढ़ाई से आपको चुंबक जैसे चिपक के रहना होगा। तो इसलिए याद रखिए कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम का प्रथम उंगली क्या इंडिकेट करता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो बताइए किसका हस्त नियम पढ़ रहे हैं? कौन सा हाथ का नियम? बाएं हाथ का नियम। ठीक है, क्या दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। आइए, आपका अगला प्रश्न है विद्युत मोटर से संबंधित, और बढ़िया से समझ लीजिए, बच्चा फंस जाता है। किसमें फंसता पता है? एक मोटर में और दूसरा डायनेमो में फंसता है। तो आप समझिए जरा इसको। यहाँ पर वैसे प्रश्न कुछ विशेष नहीं है, ये ऊर्जा परिवर्तन की बात नहीं है। यहाँ बात है कि विद्युत मोटर जो है, विद्युत मोटर वो किस सिद्धांत पे काम करता है? तो विद्युत मोटर आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, कौन सिद्धांत पर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत मोटर काम करता है। आप कभी छोटा सा मोटर जो बच्चे लोग खिलौना के जैसे पंखा उंखा चलाते रहते हैं, उस मोटर को कभी तोड़ के देखिएगा, उसमें से चुंबक निकलता है। क्या निकलता है? इसलिए याद कर लीजिए कि विद्युत मोटर जो है ना, क्या चीज? मोटर से जो है, अब मोटर जो है वो किस सिद्धांत में काम करता है? विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर। पहले का जो गाड़ी आता था राजदूत, और अब तो गाड़ी में डायरेक्ट इंजन से कनेक्शन कर दिया जाता है। तो पहले का जो गाड़ी आता था, और अभी भी है, अभी भी शायद वो है, तो अंदर में देखिएगा ना कि अंदर में आपको मोटर सेट रहता है, और गाड़ी जैसे जैसे चलता है उसका बैटरी अपने आप चार्ज हो जाता है। बैटरी अपने आप क्या होता है? चार्ज हो जाता है, उसमें अंदर में सेट रहता है। तो हम राजदूत को तोड़ के देखे थे, तो उसमें देखे थे आपको चुंबक था। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? ठीक है, मोटर आपको विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के सिद्धांत पर काम करता है। अगर नहीं याद रहे तो ये भी आसानी से याद रखिएगा कि बच्चे में अधिकतर यह देखा गया है कि बच्चे में रेडियो को तोड़ फोड़ करके उससे मतलब खिलौना बना करके खेलता रहता है, मोटर से पंखा चलाता रहता है, कभी गोबर गैस का बल्ब जलाता रहता है धियापुता में। तो इसलिए याद कर लीजिए कि मोटर से चिपका हुआ कौन रहेगा? बच्चा सब। और बच्चा सब कैसे चिपका हुआ रहेगा? चुंबक के जैसे। मतलब कोई अगर उसे छीन ले कि लाओ जरा हम ले लेते हैं, सन पापड़ी बेच के खा जाते हैं, तो वो रोने लगता है। तो बस ये बात है। अगर नहीं मेरा बात पूरा नहीं समझे अगर, तो बस इतना समझिए विद्युत मोटर जो है वो किस सिद्धांत में काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? चलिए अभी बताते हैं। अभी बताए थे आपको कि रेटिना को और क्या कहता है? कहाँ पर पढ़ाए थे ये बात? अभी आपने पढ़ाए थे। तो रेटिना को दृष्टिपटल कहता है, और दृष्टिपटल पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? बताते हैं रेटिना कहाँ है? आँख पर। आप बताते हैं आँख तो बाव, आँख तो बाव, बा से ऊ से। देखिए वास्तविक और उल्टा हो गया है कि नहीं? और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब। तो वैसे भी हम आपके आंख में देख रहे हैं तो हमारा चेहरा दिख रहा है कैसा? छोटा। इसलिए वस्तु से छोटा प्रतीत होता है। तो रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है बताइए? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। अब आपका अगला प्रश्न है
विद्युत आयरन की कुंडली में, ये भी कल पढ़ाई चर्चा हुआ, ये इस पर कल चर्चा हुआ है कि आयरन जो होता है जो आप ये प्रेस करते हैं उसके कुंडली में मतलब कि कॉइल में कौन सा मिश्र धातु रहता है? नाइक्रोम का। नहीं पढ़ाए थे ये प्रश्न भी कि विद्युत आयरन जो होता है उसमें नहीं पढ़ाए थे, हीटर का तार जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। तो वही बात है, हीटर कहे चाहे ये कहे, आयरन वाला कहे, बात बराबर है। तो विद्युत आयरन में जो कुंडली होती है उसमें कौन सी मिश्र धातु किसकी होती है? नाइक्रोम की। अगर नहीं याद है तो इसे समझिए कि आप आयरन किस टाइम में कीजिएगा, दिन को तो टाइम मिलेगा ना, नाइट में कीजिएगा। इसलिए आयरन में यानी कि प्रेस में कौन सा कुंडली क्या चीज का बना होता है? नाइक्रोम का। अगला प्रश्न है कि दिया सलाई में किस फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? ये याद रखना तो बहुत आसान है, क्योंकि दिया सलाई जैसे दिया जलाते हैं तो रोशनी कैसा निकलता है, इसलिए दिया सलाई में कैसा फास्फोरस का यूज किया जाता है? तो बताएंगे। अगला प्रश्न है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब समझ लीजिए, नाभिकीय परमाणु ऊर्जा हुआ ना, तो न्यूक्लियर मतलब नाभिकीय होता है, ठीक है ना, और पावर मतलब शक्ति होता है, ठीक। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर। किस पर? न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर। न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर। न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर। न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर काम करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर इसमें भी है और न्यूक्लियर इसमें भी है। एक याद रखना है फ्यूजन। देखिए अगर जो ज़्यादा पावर किसी चीज़ में दीजिएगा तो फ्यूज हो जाएगा ना, इसलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर। चलिए बताएंगे आपकी लिग्नाइट कितने नंबर पर आता है, बताइए। देखिए लिग्नाइट के आप सोचिए जरा, हम बहुत बढ़िया से बताए थे। सबसे एक नंबर पर कौन था? एंथ्रासाइट। दूसरा नंबर पर क्या था? ठीक भी बताते B2, तो 2 नंबर पर यानी कि, और तीसरा नंबर पर लिग्नाइट होगा। तो ये जो आपको लिग्नाइट है, लिग्नाइट कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो लिग्नाइट में आपको 65 से 70%। लिग्नाइट में कितना से कितना? 65 से 70% होता है, ठीक है। लिग्नाइट में कितना से कितना होता है? और लिग्नाइट जो है वो किस किस्म का कोयला है? कितने नंबर का? 3 नंबर का, ठीक है। तो लिग्नाइट कोयला में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? चलिए आप बताएंगे केला माइन किसका अयस्क है? जिंक का। केला माइन किसका अयस्क है? जिंक का मतलब जस्ता, और इसका सूत्र क्या होता है? जेड है। कॉपर का क्या होता है? मरकरी का क्या होता है? सोडियम का क्या होता है? Na। चलिए तो बताएंगे, कहता है कि निम्न में से सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन जो है, सबसे अच्छा नाभिकीय ईंधन जो है आपको प्लूटोनियम है। क्या है? प्लूटोनियम। और प्लूटोनियम के बाद आपको यूरेनियम की बारी आती है। किसकी बारी आती है? यूरेनियम की। प्लूटोनियम के बाद यूरेनियम की। और यूरेनियम के देखिए एक स्थान सबसे अच्छा होता है ये प्लूटोनियम, 2 नंबर पर आप उससे कम अच्छा होता है आपको यूरेनियम, और उससे कम अच्छा होता है आपको थोरियम, यानी कि ये 3 नंबर पर। बात को समझ में आया? तो बताइए 1 नंबर पर क्या आया? प्लूटोनियम। 2 नंबर पर क्या आया? 3 नंबर पर क्या आया? थोरियम, ठीक है। यानी कि थोड़ा ही अच्छा होता है, इसलिए सबसे बेचारा अंतिम में है। अगला है पृथ्वी के समान आकार का, पृथ्वी के समान मतलब बराबर, पृथ्वी के बराबर आकार का कौन सा ग्रह है? बताइए। शुक्र है। कहता है कि पृथ्वी के समान आकार का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? मतलब पृथ्वी के जैसा ही, पृथ्वी का जो आकार है वही आकार है किसका? शुक्र ग्रह का। तो शुक्र ग्रह का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार से मिलता है, इसलिए आप जो इसका आंसर शुक्र हो जाएगा। और याद रखिए पृथ्वी का बहिन कहा जाता है किसको? शुक्र को। इसीलिए पृथ्वी का बहन बोला जाता है, क्योंकि दोनों का आकार बराबर रहता है, इसलिए उसको बहन बोला जाता है। किसको? शुक्र को। अगला है यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक आपको क्या होगा? तो ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, इसको फिलहाल छोड़ दीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। न्यूमेरिकल जितना भी है सबको एक दिन एक क्लास में सॉल्व करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है एक 60 वाट के बल में, तो बताइए वाट जो है किसका मात्रक है? एक 60 वाट के बल में 5 एम्पियर, तो बताइए एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का। एक 60 वाट के बल में 0.5 एम्पियर की धारा बहती है। 1 घंटे में इससे गुजरने वाला कुल आवेश कितना होगा? ये सब प्रश्न न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग फिलहाल छोड़ के चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न है एक प्रकाश किरण आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक बताइए। देखिए हर्ट्ज है। आवृत्ति 6 × 10⁻14 हर्ट्ज जब 1.5 अपवर्तनांक के माध्यम में
संचरण करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? 6 गुने 10 का पावर 14 हर्ट्ज होगा। ये भी न्यूमेरिकल है, इस प्रश्न को भी आप लोग को रटना नहीं है, छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से आपको ये 70 नंबर प्रश्न भी है, ये भी आपको न्यूमेरिकल है। फिलहाल एक चीज़ याद रखिए कि न्यूटन जो है वो किसका मात्रा है? अब चलिए, रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है बताइए? कल हम लोग पढ़े थे रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, और ये 2020 का प्रश्न है। 2021 के प्रश्न से ये सेम टू सेम प्रश्न को उठाया है, मतलब सॉरी, पहले 20 में हुआ तब तो 21 में हुआ, मतलब 20 वाला को सेम टू सेम कहाँ डाला है? 2021 में, ठीक है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला है वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? ये परिभाषा है त्वरण का, एक्सेलरेशन इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो वेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? त्वरण, अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्लस में है 4D, ध्यान दीजिए, प्लस में क्या है? 4D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? प्लस में ही 0.25 मीटर होगी। तो बताइए किसी किसी व्यक्तियों को देखने के लिए सामान्य दूरी क्या होनी चाहिए? अनंत 25 सेंटीमीटर। अनंत से 25 सेंटीमीटर नहीं। अगला प्रश्न है, बल का ऐसा मात्रक क्या होगा बताइए? न्यूटन। केजी मीटर स्क्वायर है ना, इनवर्स 2 केजी मीटर सेंटीमीटर, हाँ केजी मीटर सेंटीमीटर, केजी तो केजी मतलब किलोग्राम हुआ ना, किलोग्राम मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर, या नहीं तो आपको जो है हाँ तो इनवर्स 2 हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूटन भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान को किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह गति करेगी। ये भी आपको न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जितना प्रश्न उसको छोड़ के चलेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? F, और उसकी वक्रता त्रिज्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? त्रिज्या, हाँ उसको R कहते हैं। तो कहता है उसमें क्या संबंध सही है, और ये मोस्ट BBI प्रश्न, इसको समझ करके चलिए। F बराबर R/2। अगर मान के चलिए कभी R पूछ दिया तो क्या होगा? तो देखिए 2F का गुना हो जाएगा ना, तो इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा? 2F हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो बताइए किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होगा? R/2। अब आपका अगला प्रश्न है, देखिए 1 और 1 के ऊपर में 0 दिख रहा है, वो इसको हम लोग 1 एम्पियर कहेंगे या एंगस्ट्रम कहेंगे। चलिए, तो 1 ये एम्पियर नहीं है, ये 1 पर देखिए 0 टाइप जो 0 जैसे दिख रहा है उसको एंगस्ट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, तो 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10 का पावर माइनस 10 मीटर। 10 का पावर माइनस 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होगा? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। 10 के पावर माइनस 10 मीटर। बात समझ में आ रहा है? तो बताएंगे 1 एंगस्ट्रम का मान क्या होगा? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। अगला है हेलाइड। एक प्रश्न पढ़ाए थे हेलाइड से जुड़ा हुआ, समुद्रिक शैवाल से हेलाइड प्राप्त किया जाता है। तो हेलाइड अयस्क का उदाहरण है क्या? क्रायोलाइट। बोलिएगा, हेलाइड अयस्क का उदाहरण क्या है? हेलाइड। देखिए, अगर कोई खेलने के लिए बच्चा जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? कड़ाई करेंगे। कड़ाई का मतलब क्या होता है? चिल्लाना। कड़ाई मतलब चिल्लाना। कहेंगे उसको कि तुम बीच में नहीं जाओ तो डूब जाएगा। चलिए, हेलाइड किसका अयस्क है? क्रायोलाइट का। किसका अयस्क है? क्रायोलाइट का अयस्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है? कहता है कि निम्नलिखित में से, इसको तो पहले कट कर देंगे, है ना, किस यौगिक की द्रवित अवस्था में, द्रवित का मतलब पानी की अवस्था में, कल ही बताए थे, द्रवित मतलब पानी की अवस्था में, लिक्विड की अवस्था में। बात समझ में आ रहा है? तो किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है? ठीक है, किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको C6H6। ठीक है, तो किस यौगिक में द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है? तो C6H6 में। C6H6 में क्या है बताइए, प्रश्न बोलिए। द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंधन नहीं बनता है। तो बोलिए किस में नहीं बनता है? तो आप ऐसे बोलिए, C6H6 में द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। बोलिए फिर से। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध निम्न में से किसके द्वारा बनता है? देखिए, सही बात है,
बंधन जो जैसे आप में और हम में जो बंधन बनेगा तो उसमें हम कुछ आपको देंगे, कुछ आप हमको दीजिएगा, कभी आपको पैसा से मदद करेंगे, कभी आप शरीर से मदद कीजिएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि रसायन में मतलब केमिस्ट्री में क्या होता है कि दो परमाणु के बीच में जो बंधन बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। नहीं समझे? जैसे दो व्यक्तियों के बीच में दोस्ती होती है ना, तो दोस्ती कैसे होती है? अभी तो स्वार्थी की दोस्ती है, मतलब सब अपना सुख चाहता है, सब अपना फ़ायदा निकालना चाहता है, तो कुछ फ़ायदा हम दिए, कुछ फ़ायदा आप दीजिए। तो वही बात है यहाँ पर कि आपको दो परमाणुओं के बीच में जो बंधन बनता है वो क्या चीज़ का बंधन बनता है? इलेक्ट्रॉनों का। तो कभी आपको इलेक्ट्रॉन हम देते हैं तो कभी आप इलेक्ट्रॉन हमको देते हैं। बात समझ में? यानी कि इलेक्ट्रॉन का कभी त्याग होता है तो कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। बात समझे अभी भी कि नहीं? तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी का मतलब क्या होता है? लेनी और देनी। तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन का कभी त्याग करेंगे तो कभी ग्रहण करेंगे। तो बताइए दो परमाणु के बीच में सहसंयोजक जो बंधन बनता है वो किसका बनता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा। तो आपका अगला प्रश्न है, परमाणु के एक नाभिक कण, परमाणु के एक नाभिक कण जिसका नाम बता रहा है प्रोटॉन। परमाणु, अगर आपसे पूछे कि प्रोटॉन क्या है तो परमाणु का एक नाभिक कण है। पहला प्रश्न यहाँ से बना, परमाणु के एक नाभिक कण यानी कि परमाणु का ये क्या है? कण है। और यहाँ पे कहता है कि परमाणु का जो कण है प्रोटॉन, वो प्रोटॉन का खोज किसने किया? किसने किया है? रदरफोर्ड ने किया। किसने किया है? रदरफोर्ड ने किया। बताइए क्या चीज का खोज किया रदरफोर्ड? प्रोटॉन का। इलेक्ट्रॉन का किसने किया है? और न्यूट्रॉन का किसने किया है? जेम्स चैडविक ने। चलिए अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण। बताइए विरंजक चूर्ण का सूत्र बताइए। CaNaOCl। चलिए विरंजक चूर्ण है जिसका सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, और आप क्या बताए थे? CaO/OCl2 नहीं। चलिए विरंजक चूर्ण का विरंजक गुण किसके मुक्त होने के कारण आता है? नवजात ऑक्सीजन। ये प्रश्न आपको 2020 में पूछा गया है, लेकिन ये आपको 21 में भी सेम टू सेम प्रश्न पूछा है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्यान तो रखिएगा ही, लेकिन ये चीज़ याद रखिए, इसका मतलब है कि अगर एक दो प्रश्न इधर उधर से मिल जाता है तो हम लोग क्वेश्चन बैंक को रट करके अगर जाते तो बहुत अच्छा रहता। इसलिए क्वेश्चन बैंक को एकदम चार्ट करके जुबान पर रख के जाइए। अगला प्रश्न है कि मार्स गैस किसको कहा था? बताइए। मीथेन का सूत्र क्या होता है? ये CO का सूत्र क्या होता है? चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, सिरका की बात हो रही है। सिरका मतलब शरबत। सिरके में उपस्थित होता है कौन सा अम्ल? बताइए। सिरका का सूत्र बताइए ना। CH3COOH। ठीक है, तो सिरका में क्या उपस्थित होता है? अब अगला प्रश्न है, किसी अम्ल के जलीय विलयन, किसी अम्ल के जलीय विलयन में क्या होते हैं? बताइए। किसी अम्ल का जो जलीय विलयन होता है उसमें क्या होता है? H3O+। किसी अम्ल के जलीय विलयन में H3O+ होता है। बोलिएगा जरा। किसी अम्ल के जलीय विलयन में H3O+ होता है। किसी अम्ल के जलीय विलयन में H3O+ होता है। किसी अम्ल के जलीय विलयन में H3O+ होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁻12 मोल प्रति लीटर है। कल बताया था, एम का मतलब मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH क्या होगा? ठीक है, ये प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा कि एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कितना है? 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर। 1 × 10⁻12 है ना, मोल प्रति लीटर। और इस विलयन का pH मान क्या होगा? तो इसका pH मान आपको 2 हो जाएगा। इस विलयन का pH मान कितना होगा? 2। इस प्रश्न को आपको याद रखना पड़ेगा, तो याद रखिएगा इसको रट करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, 200 वोल्ट है, ये न्यूमेरिकल है, इसको भी हम लोग छोड़ के चलेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति समाचार पत्र को बहुत अच्छा से क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग जरा, इस पर देखिएगा मत, इसका आंसर देखिए कि क्या निकलता है आप लोगों से। एक व्यक्ति समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए, सहजता मतलब आसानी से पढ़ने के लिए समाचार पत्र को आँखों से दूर रख कर पढ़ता है। जरा ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति है, कितना आदमी को देखिएगा कि किसी वस्तु को ना ये ऐसे करके पढ़ेगा, देखिएगा ऐसे करके पढ़ेगा, नजदीक करके नहीं पढ़ेगा। किसी को देखिएगा खूब नजदीक करके पढ़ेगा, दूर दृष्टि दोष है। किसी को ऐसे देखिएगा, कैसे कौन करते हैं ऐसे? ठीक है,
तो कहने का मतलब या किसी व्यक्ति को देखेगा ऐसे करके पढ़ेगा दूर करके, तो जो दूर करके पढ़ता है इसका मतलब दूर में उसको साफ दिखाई पड़ता है। तो दूर में साफ दिखाने का मतलब कौन दृष्टि? बात समझ में आया? तो वही बात यहाँ कर रहा था कि एक व्यक्ति है जो समाचार पत्र को सहजता से पढ़ने के लिए, सहज मतलब आसानी से पढ़ने के लिए वह आंखों से दूर रख कर पढ़ता है, तो उसे कौन दोष है? और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस चाहिए? चलिए अगला प्रश्न है ओम का नियम, ओम्स लॉ जिसको हम लोग कहते हैं। तो बताइए ओम किसका मात्रक है? ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार V बराबर I इंटू आर। ओम के नियम के अनुसार V बराबर I इंटू आर। तो कहता है तब तो क्या होगा? V और ये 8 के जैसे दिख रहा है वो आपको समानुपाती इसको लाता है। V समानुपाती I, बोलिएगा। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, कि ओम का नियम क्या है? V बराबर I, V बराबर I, V बराबर I। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये V है और ये I देख रहे हैं ना, तो बराबर हटा करके समानुपाती कर दीजिएगा, यानी कि है ना V समानुपाती I, V समानुपाती I। ये जो 8 के जैसे देख रहे हैं मगरमच्छ बिच्छू के जैसे कोकरा सा नहीं मुंह फैलाता है वैसे है, ये आपको क्या है? ये समानुपाती है। अब आपका अगला प्रश्न है चंद्रमा के धरातल से, चंद्रमा के धरातल, ध्यान दीजिए प्रश्न ये आप लोगों को आता है, कल इस पर विवाद भी हुआ था। चंद्रमा के धरातल मतलब चंद्रमा के ऊपर पर चढ़ के है ना आकाश का रंग कैसा दिखेगा? आया कुछ समझ में? चंद्रमा के धरातल पर चढ़ेंगे तो आकाश का रंग कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। तो ये भी प्रश्न आपके लिए है, ठीक है। अगला प्रश्न है भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र, जनित्र का मतलब जनरेटर, तो जनरेटर जो है ना, तो भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र न्यूनतम लगभग आपको जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा का प्रयोग किया आता है। तो भली भांति कार्य करने के लिए पवन विद्युत जनित्र जो है न्यूनतम मतलब सबसे कम है ना, न्यूनतम लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटा की पवन गति का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ न्यूनतम भी दे दिया और लगभग भी दे दिया, इसलिए लगभग को काट दीजिए। न्यूनतम और लगभग में बता रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की पवन गति से प्रयोग करते हैं, यानी कि पवन विद्युत जनित्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पवन विद्युत जनित्र की बात हो रही है। ये जनित्र जो है आपको अपने गति के रूप में, गति का मतलब क्या हुआ? स्पीड। आप समझ लीजिए स्पीड क्या होता है। मशीन सब चलता है ना, आपका साइकिल का चक्का चलता है ना, तो चक्के के चलने से ना पकड़ लेता है कौन मीटर, मोटर गाड़ी में कौन मीटर लगा आता है? ऑडोमीटर। तो उसी से ना पकड़ लेते हैं कि ये कितना चक्कर चला, कितना देर में। हाँ, तो वही बात है, इंजन जो चलता है तो एक बार जो चलता है वो कितना स्पीड से चला, वही यहाँ पर है कि पवन विद्युत जनित्र जो होता है, मतलब पवन विद्युत जनित्र का मतलब क्या समझे? हवा पर चलने वाला जनित्र। एक ऐसा भी जनरेटर आता है जो हवा पर चलता है, जैसे हवा का पंखा, बहुत बड़ा पंखा रहता है, समझे? हाँ, तो वो जो हवा होता है तो वो हवा का पंखा ऐसे चला तो उसको फीता लगा हुआ रहता है टरबाइन पर, और वो टरबाइन चलाते बिजली उत्पादन हुआ। तो हवा से भी विद्युत उत्पादन होता है ना। नहीं समझ में आया? देखिए पंखा। तो भली भांति कार्य करने के लिए बस ये बात इस सब को कट कर दीजिए। इतना याद रखिएगा कि पवन विद्युत जनित्र जो होता है वो न्यूनतम मतलब कम से कम कितना किलोमीटर प्रति घंटा की पवन गति से प्रयोग करते हैं? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पौ से पवन विद्युत जनित्र और पौ से 15 किलोमीटर 15 घंटा। अगला प्रश्न है प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में। अब देखिए एक बात बताते हैं, ये पूरा क्वेश्चन हम पहले से बता रहे हैं कि क्वेश्चन इन लोगों का कैसा रहेगा? क्वेश्चन रहेगा लंबा, टेढ़ा पतला नहीं रहेगा, लेकिन वो उसका आंसर बहुत आपको आता रहेगा, तो धरफड़ाना नहीं है। देखिए सीधा यहाँ से है आंसर कि वाहन के हेडलाइट में क्या रहता है? अवतल दर्पण रहता है, ठीक है। तो वाहन के हेडलाइट में आपको अवतल दर्पण रहता है, बस ये इतना ही बात है। और इसको काहे ला इतना घुमाया गया है? प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों के हेडलाइट में लेंस दर्पण होता है, उतना नहीं करना है, सीधे उस सब को कट कर देना है, सबको कट कर देना है ना। इस सब को क्या करना है? कट कर देना है। इतना याद रखना है कि वाहन के हेडलाइट में आपको किस दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण का। और पश्च लाइट में, साइड मिरर में। आपका अगला प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुणधर्मों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए जब दो चुंबक रखी जाती है तो वह प्रतिच्छेद करती है, ये सत्य नहीं है। तो जो सत्य है उसको याद करेंगे। लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुणधर्मों के संदर्भ में, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के संबंध में
है ना, कौन सा सही है, तो वे उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में जाती है। और वैसे भी कल बताए थे कि उत्तर ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में अपना चेंजिंग हो जाता है। वे बंद परिपथ होते हैं, ठीक है, और वे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में बहुत पास पास रखी होती है। तो ये आपको केवल आप दोनों याद करेंगे, ठीक है ना, आप दोनों केवल याद करेंगे। तो ये सी का जो है आपको ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर है। लेकिन इसको हम जो सत्य नहीं है इसको पढ़ेंगे नहीं है हम, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ये तीनों लाइन को याद रखेंगे कि वे उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव में जाती है, वे बंद परिपथ बनाती है और वे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में बहुत पास पास रखी होती है। ये हम लोग याद करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये डी में है, वे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में बहुत पास पास रखी होती है। इस आपको ए बी और डी है ना, ए बी डी और ए बी और डी ऑप्शन पढ़ना है, सी नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला है अम्लीय माध्यम में, है ना, फिनोल्फ्थलीन का रंग होता है। देखिए हाँ, फिनोल्फ्थलीन का रंग कैसा होता है, तो गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी। अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थलीन का रंग कैसा होता है? गुलाबी होता है। अगर नहीं याद रहे तो फिनोल्फ्थलीन को ना आप फिनाइल का तेल याद रख लीजिए, और फिनाइल का तेल ब्लू ब्लू ही होता है और ये गुलाबी गुलाबी होता है, इसलिए याद रखिए कि अम्लीय माध्यम में फिनोल्फ्थलीन का रंग कैसा होता है, तो गुलाबी होता है। चलिए अब हमारा लास्ट का 5 प्रश्न बचा हुआ है, इसको भी अच्छा से पढ़ेंगे। एल्युमिनियम वायुमंडल की O2 के संपर्क में, O2 मतलब ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है। सुनिए प्रश्न अच्छा है। एल्युमिनियम जो है वायुमंडल की O2 के संपर्क में क्या बनाता है? Al2O3 बनाता है। और यह कौन सी क्रिया है? यह संक्षारण क्रिया। कौन सी क्रिया है? संक्षारण क्रिया है। यानी कि एल्युमिनियम वायुमंडल की O2 के संपर्क में आने के बाद Al2O3 बनाता है। कहता है कि एल्युमिनियम वायुमंडल की O2 के संपर्क में आने के बाद क्या बनाता है, तो Al2O3। वैसे भी देखिए एल्युमिनियम का Al होता है और O2 संपर्क में आता है, तो एल्युमिनियम का Al2 हो गया, O3 हो गया। इसलिए एल्युमिनियम वायुमंडल के संपर्क में आने के बाद और ऑक्सीजन से संपर्क करके क्या बनाते हैं? Al2O3। तो ये कहता है Al2O3 जो बनाते हैं वो कौन सी क्रिया है, तो यह संक्षारण क्रिया है। कौन सी क्रिया है? संक्षारण क्रिया। अगला प्रश्न है एल्कली की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? एल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन जो है वो क्या कहलाता है, तो साबुनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? साबुनीकरण। एल्कली की उपस्थिति में, एल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है। एल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना पड़ेगा। एल्कली की उपस्थिति में एक एस्टर का जलीय अपघटन साबुनीकरण कहलाता है। अगला है वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला नहीं आते हैं, वे यौगिक जो सजातीय श्रृंखला में नहीं आते हैं। तो देखिए सजातीय श्रृंखला में कौन कौन आते हैं उसको याद करेंगे। तो बोलेगा CH4O, C2H6O और C3H8O। ये सब आपको तीनों सजातीय में आता है। कौन नहीं आता है, तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी जो है ये आपको सजातीय श्रृंखला में नहीं आता है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखना पड़ेगा कि सजातीय श्रृंखला में कौन आते हैं। तो बताइए CH4O आता है, C2H6O आता है, C3H8 आता है, ठीक है। C3H8 और O ये सब आपको आता है। अगला है कि पाचन की क्रिया में देखिए गैस का जो दबाव होता है ना उस पर लिखा रहता है HCl, आप गौर करके देख लीजिएगा HCl। अगर पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं बनेगा तो आपका खाना नहीं पचेगा, और इसी वजह से जब हमको खाना हजम नहीं होता है तो हम हाजमोला खाते हैं। उस हाजमोला को खा करके देखिएगा खट्टा महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अम्ल का मात्रा होता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बताइए पाचन में मदद करने वाला अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगर पाचन खाना नहीं पचेगा तो आपको खूब गैस छूटेगा, बम के जैसे फटेगा। तो इसीलिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया तो कौन बम के जैसे छूटेगा? हाइड्रो बम के जैसे छूटेगा। तो इसलिए याद करके पाचन की क्रिया में मदद करने वाला अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चलिए वह यौगिक जो जलने पर धूमिल ज्वाला देता है ना, ऐसा यौगिक जो जलने पर धूमिल का मतलब क्या हुआ? धूमिल का मतलब धुंधला धुआं। हाँ, धुंधला धुआं देता है। वह यौगिक जो जलने पर धुंधला धुआं देता है वो क्या कहलाता है? C2H6। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि धातुओं का निष्कर्षण अयस्क से आसानी से किया जा सकता है। याद रखिए कि धातुओं का निष्कर्षण क्या चीज़ से किया जाता है? अगर आपसे पूछ दे कि अयस्क और गैंग में क्या अंतर है तो बताइए क्या होगा? अयस्क आप लोग पढ़े होंगे, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फिगर बनाए होंगे आप लोग, ठीक है, फेन प्लवन विधि से। तो यहाँ पर जो है
धातु का निष्कर्षण जो है वह आपको किससे क्या आता है? अयस्क से क्या आता है? याद रखिएगा, धातु का निष्कर्षण किससे क्या आता है? अयस्क से क्या आता है। आज हमारी तबीयत कुछ अस्वस्थ थी जिसके कारण से खूब अच्छा तरीक़ा से नहीं पढ़ा सके। अगले दिन फिर अच्छा से पढ़ाएंगे। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा और तैयारी करके आइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। चाहते हैं अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे, जिसके लिए बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा।